हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हायर कैलकुलस, जो बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर है। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में जो है स्टूडेंट्स, वो मैथ्स के 3 पेपर हैं, 3 इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में और 3 ही बीएससी सेकेंड ईयर में। फर्स्ट पेपर जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर। नंबर 2 सेकेंड पेपर है स्टूडेंट्स, इसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। थर्ड पेपर है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। और थर्ड पेपर है हायर कैलकुलस, हायर कैलकुलस एंड इसके साथ लगता है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो है 3 पेपर बीएससी सेकेंड ईयर में लगते हैं। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में ये पेपर सेम है स्टूडेंट्स, एक पेपर ये वाला है और सेकंड पेपर है ये वाला। मतलब बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर है ये वाला, ये सेकंड पेपर है। और फर्स्ट पेपर जो है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर का जो वो है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी। और सेकंड इसके साथ लगता है रिंग थ्योरी, रिंग थ्योरी। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स इधर 2 यूनिट्स हैं, इसमें 3 यूनिट्स। हायर कैलकुलस में 3 यूनिट्स है, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में 2 यूनिट्स है। इधर ग्रुप थ्योरी है स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में 3 यूनिट्स है और रिंग थ्योरी में 2 यूनिट्स हैं। एक और डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में जो है वो हायर कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर लिमिट है उसके साथ बीएससी थर्ड ईयर का लगता है मैट्रिक्स स्पेस। 1 यूनिट मैट्रिक्स स्पेस से आती है, मैट्रिक्स स्पेस, दूरिक्स मस्टियाँ, ये वाली बुक और ऐड होती है इस पेपर के साथ इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, हायर कैलकुलस, मैट्रिक्स स्पेस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस एक पेपर सेम है। ये वाला पेपर भी एज इट इज़ है, परंतु इसमें मैट्रिक्स स्पेस लगता है। और ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी जो है वो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में लगती है, सिंपल बीएससी में है नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हायर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर लिमिट, सीमा। सीमा के बारे में बेसिकली आपने 12th में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी देखी है थोड़ी बहुत लिमिट्स। तो हायर कैलकुलस 3 यूनिट्स है इसमें। फर्स्ट चैप्टर है इसका लिमिट, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। लिमिट फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है कंटिन्यूटी, सेकंड चैप्टर कंटिन्यूटी। थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फोर्थ चैप्टर है स्टूडेंट्स मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम। फिफ्थ चैप्टर है रीमान-समाकलन, राइमान इंटीग्रल, राइमान इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, रीमान-समाकलन, ये दोनों मिलके 1 यूनिट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। और ये दोनों मिलके 1 यूनिट्स बनाते हैं और इस पूरे की 1 यूनिट है। अपने हायर कैलकुलस में बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर दोनों में लिमिट, कंटिन्यूटी फर्स्ट यूनिट है, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता, मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान पर में 1 यूनिट है और रीमान-समाकलन 1 यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है यहाँ पे जो इधर लिमिट लगता है, लिमिट के साथ मैंने अभी आपको बताया है कि इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर जो है उनके मैट्रिक्स स्पेस भी लगता है। तो इधर लिमिट
कंटिन्यूटी के साथ बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर जो है उनके क्या लगेगा स्टूडेंट्स, उनके लगेगा इधर रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम लगता है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों को मिला के एक यूनिट बनेगी इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर की, सेकेंड यूनिट ये वाली और थर्ड यूनिट ये वाली। तो आज हम दोनों ही जो क्लासें हैं बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर है, उनमें उनकी जो सेकंड पेपर है हायर कैलकुलस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के हमारे पास है मैट्रिक्स स्पेस का रियल नंबर सिस्टम। इन तीनों को मिला के फर्स्ट यूनिट बनती है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा। लिमिट में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फंक्शन। लिमिट में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। टॉपिक है मैन हमारा लिमिट, सीमा। सीमा स्टैंडर्ड सीमा ये आपने पढ़ी है 12th में। ये वाला आज हमारा टॉपिक है सीमा। सीमा में फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फंक्शन। फलन, फलन भी आपने पढ़ा है 12th में। फलन क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट्स, सेट्स एरिक्त मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, समुच्चय कहलाता है। तो दो समुच्चयों में जो डिफाइन रिलेशन होगा, रिलेशन संबंध मतलब दो नॉन वॉइड सबसेट्स में डिफाइन जो रिलेशन होगा वो फलन कहलाता है। फलन क्या होता है स्टूडेंट्स, दो अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय x से y में परिभाषित संगतता, परिभाषित संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि दो या अरिक्त उप समुच्चय या अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय x से y में परिभाषित, x से y में परिभाषित संगतता, कोरस्पोंडेंस, रिलेशन, संगतता या संबंध फलन कहलाता है। यदि संबंध फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक अवयव का y के एक अद्वितीय यूनिक एलिमेंट से रिलेशन हो, एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, कहलाता है यदि x के प्रत्येक अवयव का, x के प्रत्येक अवयव का y के एक अद्वितीय, y के एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो, अवयव से संबंध हो, तो यह संबंध ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फंक्शन कहलाता है। फलन जो है स्टूडेंट्स, फलन f(x) के रूप में लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ x। नोटेशन है फंक्शन का f, x से y में डिफाइन। f(x) है वो यहाँ से बिलोंग करेगा, x से स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा x से, x बिलोंग करेगा x से, फंक्शन ऑफ f(x) जो है वो बिलोंग करेगा y से। x बिलोंग्स टू x, f(x) बिलोंग्स टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो नोटेशन है वो ये वाला है, तो इसको हम लिखते हैं y बराबर फंक्शन ऑफ f(x) बिलोंग करेगा x से, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है वो होंगे x के और ये वाले जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो होंगे y के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला है फंक्शन है, डायग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन f(x), ये वाला x हो गया और ये वाला y। जैसे इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट है 1 2 3, इनके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट ये वाला, एक एलिमेंट ये वाला, इसमें एक है, इसमें दो है, तो एक का रिलेशन इसके एक ही एलिमेंट से होना चाहिए, मतलब 1 का जो रिलेशन है वो y के, मतलब y वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, उसकी दो इमेज बन सकती है, मतलब ये वाला जो है ना ये हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, परंतु ये नहीं हो सकता कि एक है, एक की इसमें दो इमेज बनी हो, ये वाला फिर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि
x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y के हमारे पास 2 मान आए, एक ऊपर वाला आ गया, एक नीचे वाला आ गया। तो इसका मतलब है उसकी कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं होगा। तो क्या स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला फंक्शन होगा, मतलब x के प्रत्येक एलिमेंट का जो है वो y के एक अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन में 3 प्रकार के एलिमेंट्स काम में आते हैं, हमारे पूरी बुक में काम आएगा, इसमें हायर कैलकुलस में, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में क्या क्या काम में आता है स्टूडेंट्स। x के जो एलिमेंट होते हैं फंक्शन में, x के एलिमेंट वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन, और ये वाले कहलाते हैं कोडोमेन। डोमेन को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रांत, और ये वाला सह प्रांत। एक और होता है स्टूडेंट्स परिसर, मतलब y में एलिमेंट जो है, जैसे इसमें y में 3 एलिमेंट हमारे पास, तो तीनों एलिमेंट जो है वो किस में आएंगे, y के सह प्रांत में, और यहाँ से जो जितने भी एलिमेंट x के होंगे वो आएंगे हमारे पास प्रांत में। ये डोमेन और ये वाला कोडोमेन, ये वाले सारे एलिमेंट प्रांत के होंगे और ये वाले सह प्रांत के। परिसर के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने इधर 1 पुट किया, जैसे इधर हमारे पास जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला है, इधर एलिमेंट वही 3 है हमारे पास, इधर एलिमेंट हो गए जैसे 2 4 6 8 10, ये वाले एलिमेंट होंगे। फंक्शन डिफाइन है, x है y में, ये वाला x है, ये वाला y, ये है हमारे पास डोमेन, और ये वाला कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, डोमेन, कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत। अब परिसर में क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट हैं, 1 है, इसके साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, परंतु 8 और 10 जो है वो क्या रहेगी फ्रेंड्स, खाली रहेगी। इनका किसी भी एलिमेंट, मतलब ये वाले जो है ना y के जो एलिमेंट्स है, y के जो एलिमेंट्स है वो x के अवयवों के प्रतिबिंब है, ये वाले प्रतिबिंब है, फिर x वाले एलिमेंट जो है वो y वाले एलिमेंट्स का पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज है, और ये वाली इमेज, ये वाले क्या स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूर्व प्रतिबिंब और ये वाला प्रतिबिंब है, डोमेन कोडोमेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन में ये तीनों एलिमेंट आ गए, डोमेन का तो कोई रिलेशन नहीं, हम पढ़ रहे हैं परिसर और सह प्रांत को। सह प्रांत में क्या अंतर है, सह प्रांत, जैसे सह प्रांत में 5 के 5 एलिमेंट आ गए, परंतु परिसर में ओनली 3 एलिमेंट आएंगे, 2 4 और 6, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स जो है वो x के एलिमेंटों के प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब जो है वो क्या स्टूडेंट्स, सह प्रांत में 5 एलिमेंट है, परंतु परिसर में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब इसकी परिसर हो जाएगी हमारे पास रेंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेंज परिसर। परिसर में जो है वो एलिमेंट कितने स्टूडेंट्स, 2 4 और 6 एलिमेंट हैं, परंतु सह प्रांत में जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो कितने हैं, सह प्रांत में एलिमेंट है इधर 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है कुछ कंडीशंस में, अगर यहाँ पे 8 और 10 ना हो, जैसे ये वाला हो, तो इसका मतलब है कि पहले की इमेज ये होगी, दूसरे की इमेज ये वाली होगी, तीसरे की इमेज ये वाली होगी। यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इधर खाली रह सकता है, तभी वो फंक्शन बनेगा, क्योंकि x के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है वो y में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि x के जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो खाली नहीं रहने चाहिए। तो कौन से खाली रह सकते हैं, y वाले रह सकते हैं, परंतु x वाले खाली नहीं होने चाहिए, तब भी वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ गए सह प्रांत में 5 एलिमेंट और परिसर में 3 एलिमेंट, तो यहाँ से ये वाला रिलेशन बनेगा। परिसर जो है वो क्या होता है, कुछ कंडीशन में बराबर होता है सह प्रांत के, जब उतने ही एलिमेंट हो जितने की इमेज बन रही हो। 3 है तो 3 की इमेज बन गई, तो इसका मतलब सह प्रांत और परिसर एक ही है। और कुछ कंडीशन में ये सबसेट होता है, जैसे हमने ये वाली कंडीशन अभी पढ़ी है, तो इस कंडीशन में ये क्या है, परिसर जो है वो सबसेट है, परिसर जो है वो क्या है, सबसेट है सह प्रांत का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास रेंज की डेफिनेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से रेंज की परिभाषा आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, परिसर, प्रांत सह प्रांत हो गया, परिसर की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास कि y
x के अवयवों के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है, x के अवयवों के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय वो क्या होगा, मतलब अरिक्त, डेफिनेशन हो जाएगी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय x के अवयवों, x के अवयवों, x के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय, x के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय होगा स्टूडेंट्स। प्रतिबिंब क्या है, fx के रूप के हैं, fx है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है और x है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है जैसे इसको हमने बड़े fx से नोटेशन दिखा दिया इसका, fx इक्वल टू fx, x बिलोंग्स टू x, ये वाली जो है वो क्या हो जाएगी, किसी भी फंक्शन की रेंज, परिसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे है फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से आगे स्टूडेंट्स। फंक्शन होता क्या है, x के अवयवों का y में एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए, ये वाला हो गया हमारे पास है फलन। फलन में तीन प्रकार की डेफिनेशन है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। x के एलिमेंट्स हैं वो प्रांत कहलाएंगे, y के एलिमेंट जितने भी है वो सहप्रांत कहलाएंगे, और x के अवयवों की जो इमेज बनेगी वो इमेज है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, वो इमेज है वो कहलाएगी रेंज, परिसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे है बाउंडनेस ऑफ फंक्शंस, फलनों की परिबद्धता, ठीक है स्टूडेंट्स, फलनों की परिबद्धता, यह है बाउंडनेस ऑफ ए फंक्शन, यह है बाउंडनेस, बाउंडनेस ऑफ फंक्शंस, फलनों की परिबद्धता, परिबद्ध, बंधा हुआ, परिबद्धता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परिबद्ध मतलब बंधना, फलनों की परिबद्धता, फलनों की परिबद्धता, बंधना, ठीक है स्टूडेंट्स। परिबद्धता क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो x से y, फलन है हमारे पास x से y में, या डायग्राम के द्वारा ये वाला जैसे हमने दिखा दिया, ये है हमारे पास x, ये वाला y, यहाँ से डिफाइन है फंक्शन ऑफ fx, x यहाँ से बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग्स टू y, या y इक्वल टू fx होता है स्टूडेंट्स, पता है ये नोटेशन है, y बराबर fx यहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 एलिमेंट है, इधर भी हमने मान लिया कि 3 ही एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके साथ होगी, इसके साथ और ये वाला इसके साथ। अब इस फलन की परिबद्धता क्या है वो हमें देखनी है, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, कोई भी फलन दे रखा हो, अगर जैसे x में 3 एलिमेंट है और y में भी 3 एलिमेंट है, ये तो 3 तक सीमित हो गया स्टूडेंट्स। जैसे हमने y बराबर फंक्शन ऑफ fx हमारे पास है, हमने 1 पुट किया इधर, y बराबर 1 पुट किया, f1 का मान आया हमारे पास ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। y बराबर दूसरा मान पुट किया, 2 पुट किया, हमारे पास मान आया ये वाला, और y बराबर हमने अब की बार 3 पुट किया तो हमारे पास मान आया ये वाला, मतलब 3 मान आ रहे हैं, कोई भी मान पुट कीजिए यही मान रिपीट होंगे, ये पहला ये आ गया, ये सबसे छोटा मान लिया और ये वाला सबसे बड़ा, मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो परिबद्ध फलन कब कहलाता है स्टूडेंट, जब उसकी रेंज जो है वो परिबद्ध हो, 2 मानों के बीच में उसकी रेंज रहे, उन मानों से बाहर ना जाए उसकी रेंज, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो फलन परिबद्ध कहलाता है। और ये जो नंबर होंगे सारी ये वास्तविक रियल नंबर होंगी, तो इसका मतलब है कि फलनों की परिबद्धता क्या होगी स्टूडेंट्स, कि कोई भी फलन जो है वो अपने प्रांत D में, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, कोई भी फलन fx अपने प्रांत D में परिबद्ध फलन कहलाता है यदि उसकी परिसर या रेंज परिबद्ध हो। रेंज क्या है स्टूडेंट्स, ये रेंज है, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 2 मानों के बीच में। अब एक मान ये वाला सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान ये वाला है, तो एक मान ये वाला है और फिर उसके बाद मान है ये वाला, तो इसका मतलब है कि fx का जो मान है
वो इसके बराबर भी है और इससे बड़ा भी है। सबसे छोटा मान तो यही है इसका, इसका मतलब इस मान के बराबर भी है और इस मान से बड़ा भी है। इस मान के बराबर भी है परंतु इस मान से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों मानों के बीच में जो है वो इस फंक्शन का मान विचरण करता है। सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान, इन दोनों मानों के बीच में बंद कर रह गया ये फलन, ये रेंज बंद की रहेगी। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये परिबद्ध फलन कहलाता है। अब ये f(x) यहाँ पे क्या हो गया, परिबद्ध फलन हो गया। परिबद्ध फलन या इस नोटेशन से दिखा सकते हैं दो रियल नंबर के बीच में सबसे छोटा रियल मान लिया स्मॉल के और सबसे बड़ा हमने ले लिया कैपिटल के, स्मॉल के और कैपिटल के। मान लिया कि फंक्शन ऑफ f(x) जो है उसका मान जो है वो इन दोनों मानों के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये संख्या रेखा पे हमने क्या दर्शाया, दो मान दर्शा लिए। यहाँ पे मान लिया स्मॉल के, ये छोटा मान और ये वाला बड़ा मान। और इस फंक्शन का जो मान है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर स्मॉल के लिख लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल, मतलब स्मॉल के से मान बड़े हैं, स्मॉल के बराबर है और स्मॉल के से बड़े हैं। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया या रेंज लिख दी। f(x) स्मॉल के बराबर होगा और स्मॉल के से बड़ा होगा, कैपिटल के बराबर होगा और कैपिटल के से छोटा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों मानों के बीच में परिबद्ध है और परिबद्ध, ये इसकी रेंज परिबद्ध है, तो इसका मतलब ये परिबद्ध फलन है। ये सबसे बड़ा मान है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर वाले जो है वो क्या कहलाएंगे, सबसे बड़ा मान। बंध, परिबद्धता, तो इसका मतलब बंधना, इस मान पे बंधा है और एक इस मान पे बंधा है, और ये सबसे बड़ा मान और इससे आगे और बड़े मान है। तो इसका मतलब ये इसके कहलाते हैं अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध, ये कहलाते हैं इसके ऊपरी परिबंध। और ये सबसे छोटा मान है, तो इधर संख्या रेखा पर और छोटे मान आएंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, कहीं 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, इससे छोटे मान, तो ये कहलाते हैं इसके निम्न परिबंध। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स, लेस देन f(x) लेस देन कैपिटल के। यहाँ पे मान चाहे क्या ना हो स्टूडेंट्स, इसके इनके बराबर ना आए। रेंज का जो मान है इन दोनों पॉइंटों के बराबर तो नहीं आ रहा, परंतु इनसे एक से तो बड़ा आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही मान है इसका, एक से तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बड़ा आ रहा है और एक से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो मान है वो एक मान से तो क्या है, एक मान से बड़ा है और एक मान से छोटा है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी परिबद्धता की है। उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसका मान बड़ा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसका मान छोटा है, और यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है परंतु परिबद्धता। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन किसकी होगी, परिबद्ध फलन की होगी, क्योंकि इनकी रेंज क्या है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये तो होगी परिबद्धता, ये सबसे बड़ा मान है इस रेंज का और ये सबसे छोटा मान, इससे ऊपर वाले कहलाते हैं इसके ऊपरी परिबंध और इससे नीचे वाले कहलाते हैं इसके निम्न परिबंध। और इस फंक्शन का जो मान है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, इसकी रेंज जो इन दोनों पॉइंटों के बीच, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, परिबद्ध फलन। और यही क्या है, फलनों की परिबद्धता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आगे, फलन के उच्चक तथा निम्नक, फलन के उच्चक तथा निम्नक। आगे वाला है थर्ड टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए फंक्शन। सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए फंक्शन, फलन के उच्चक तथा निम्नक। ठीक है फ्रेंड्स, फलन के उच्चक तथा निम्नक। ठीक है स्टूडेंट्स, उच्चक तथा निम्नक, तो हम पहले पढ़ेंगे फलन का उच्चक। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम फलन का, सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन। सुप्रीमम क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी फंक्शन के हमने ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध देखे हैं, फंक्शन देखा है, परिबद्ध फलन की उच्चक और निम्नक होते हैं। कोई परिबद्ध फलन है उन्हीं के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपरिबद्ध फलन है, तो इसका मतलब उनके उच्चक और निम्नक नहीं होंगे, ओनली परिबद्ध फलन के उच्चक और
निम्नक होते हैं। तो सबसे पहले है सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन, सुप्रीमम ऑफ ए फंक्शन या फलन का उच्चक। लिस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं इसको, या LUB फंक्शन का है, ये वाला भी इसका नोटेशन है LUB, लिस्ट अपर बाउंड, LUB, या इसको लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ F, जो फलन हमारा है उसके लिए, सुप्रीमम ऑफ F, ये वाला भी इसका नोटेशन है। दोनों ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ F या LUB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सुप्रीमम होता क्या है फंक्शन का। सबसे पहले क्या मान लिया कि मानना फलन f(x) अपने प्रांत D में परिबद्ध फलन है, परिबद्ध फलन मान लिया, तो इसका मतलब है परिबद्ध फलन है, तो इसका मतलब वो दो पॉइंटों के बीच में बंधा हुआ होगा, उन दोनों पॉइंटों से बाहर नहीं जाएगा। परिबद्ध फलन के ही उच्चक और निम्नक होते हैं, तो हमने मान लिया कि मानना फंक्शन f(x) अपने प्रांत D में परिबद्ध है, डेफिनेशन है मानना फलन f(x) अपने प्रांत D में परिबद्ध है, इसका मतलब परिबद्ध है। तो ये कंडीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्मॉल k से बड़ा और बराबर फंक्शन ऑफ f(x) लेस देन इक्वल कैपिटल K, या ये वाला भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ f(x) लेस देन कैपिटल K, कोई कंडीशन आप ले सकते हैं यहाँ से, परिबद्ध फलन की दोनों कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मान लिया स्मॉल k और ये वाला कैपिटल K, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारे पास फंक्शन का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, x बिलोंग करेगा x से, फलन है पहले, x से y में डिफाइन, x बिलोंग्स टू x, f(x) बिलोंग्स टू y। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल X और f(x) बिलोंग्स टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन है कोई भी ले सकते हो, f(x) लेस देन इक्वल स्मॉल k लेस देन इक्वल कैपिटल K। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला आ गया हमारे पास, किसकी कंडीशन आ गई है, स्मॉल k लेस देन इक्वल f(x) लेस देन इक्वल कैपिटल K। तो ये वाले हैं इसके निम्न परिबंध, निम्न परिबंध, और ये वाले हैं इसके ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, और आगे वाले हमारे पास ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, ऊपरी परिबंध। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फलन का उच्चक और फलन का निम्नक बाद में देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपरी परिबंध यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस मान से, इस कैपिटल K से ऊपरी परिबंध स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब है फलन के उच्चक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान फलन का उच्चक कहलाता है। ये वाला उच्चक है इसका, ये ऊपरी परिबंध यहाँ से, तो इसका मतलब ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान ये वाला है, तो ये वाला क्या कहलाता है, सुप्रीमम ऑफ F, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान। लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे छोटा मान, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड मतलब ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान फलन का क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, उच्चक कहलाता है। जिसका मतलब है डेफिनेशन आ गया स्टूडेंट, सुप्रीमम ऑफ F इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये किसकी कंडीशन है, ये क्लोज्ड इंटरवल की कंडीशन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f(x) का जो मान है f(x) बिलोंग्स टू स्मॉल k कैपिटल K, और यहाँ से लिख सकते हैं f(x) बिलोंग्स टू स्मॉल k और कैपिटल K। ये किसकी कंडीशन है, ओपन इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल की। तो इसका मतलब परिबद्धता के लिए दोनों इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास सुप्रीमम ऑफ F, फलन के उच्चक की डेफिनेशन। अब निम्नक सेम डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, निम्न परिबंधों का सबसे छोटा मान, इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान, निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, निम्नक।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, लोअर बाउंड मतलब निम्न परिबंधों का सबसे छोटा मान स्मॉल के, तो इसका मतलब इन्फीमम ऑफ एफ, या इसको लिखेंगे इन्फीमम ऑफ एफ बराबर स्मॉल के। तो इसका मतलब फलन का उच्चक हो गया कैपिटल के और निम्नक हो गया